हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मानव में जो प्रजनन चक्र चलती है उस पूरी प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। किस प्रकार से चलती है, कौन कौन से क्रियाएं होती हैं। ठीक है। मनुष्य प्रकृति में सबसे अधिक विकसित जीव है, लेकिन इनमें प्रजनन और अन्य कशेरुकियों से समानता रखता है। इनकी मूल जो घटनाएं होती हैं, है ना, उन्हीं के समान निलंबित होती है। ठीक है। तो पहला जो घटना है युग्म जनन की, तो हम ये जो पूर्ण रूप से पढ़ेंगे युग्म जनन, निषेचन, रोपण और भ्रूणीय विकास, विदलन, ब्लाइस्टुला निर्माण, ग्रेस्टुला निर्माण, है ना, अंग जनन और प्रसव की जो अवस्था है और वृद्धि की अवस्था, इन सबको हमको डिटेल करना है। तो हम पहले पढ़ेंगे युग्म जनन के बारे में। युग्म जनन क्या है? ठीक है। वृषण या अंडाशय में जननों अर्थात वृषण या अंडाशयों में युग्मकों के निर्माण को युग्म जनन कहते हैं। याद रखिएगा, वृषण या अंडाशय में जो युग्मक बनता है, जो निर्माण होता है, उसे युग्म जनन कहा जाता है। युग्मकों का निर्माण जननों की जनन कोशिकाओं में अर्थात वृषण और अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। जो युग्मक का निर्माण होगा किसकी जनन कोशिका, वृषण और अंडाशय की जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से होता है। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन होने से होता है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है, शुक्राणु जनन कहलाता है। जब वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो उसे शुक्र जनन कहा जाता है, और अंडाणुओं में जब अंडाणु का निर्माण होता है तो उसे अंडाणु जनन कहा जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। वृषण की जो शुक्र जनन होती है, शुक्र जनन नलिका की जनन कोशिकाएं, ठीक है, वृषण में मौजूद जो शुक्र जनन नलिका होती है उसमें जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, और वहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है। किनका? जनन कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण में शुक्र जनन नलिका मौजूद होती है, उसके अंदर जनन कोशिका भी मौजूद होती है। वह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। ठीक है। और जनन स्तर की सभी कोशिकाओं में शुक्राणु जनन की क्षमता पाई जाती है। जनन जो स्तर है उसकी प्रत्येक कोशिका में शुक्राणु का जनन करने की जो क्षमता है, शुक्राणु बनाने की जो क्षमता है, वो पाई जाती है। लेकिन इनकी कुछ कोशिकाएं ही शुक्राणु जनन कर पाते हैं। जो कोशिकाएं शुक्राणु जनन करती हैं उन्हें प्राथमिक जनन कोशिका कहा जाता है। इन आदि कोशिकाओं में से शुक्राणु जनन की 2 चरण में पूरी होती है ना। जब ये शुक्राणु जनन को उत्पत्ति करते हैं तो 2 चरणों में संपन्न करते हैं। पहला जो चरण है वह स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। पहले चरण में स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। तो सर्वप्रथम जो प्राथमिक जनन कोशिका होगी, प्राथमिक जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, जिन्हें स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। जब जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करते हैं तो इसे स्पर्मेटिड कहा जाता है। ये 3 चरण में पूरी होती है। पहला जो अवस्था है वह गुणन अवस्था है ना। प्रवस्था जो है हमारी गुणन प्रवस्था। इस प्रवस्था में आदि जनन कोशिका बार बार समसूत्री विभाजन करती है। बार बार समसूत्री विभाजन करती है, अर्थात जो प्राथमिक जनन कोशिका है वह बार बार समसूत्री विभाजन करता है और कुछ कोशिकाएं बनाती है, जिसे स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन करके वह कोशिकाएं बनाता है, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। यह गुणन प्रवस्था में होती है। दूसरा जो नंबर है वह वृद्धि प्रवस्था है। इस प्रवस्था में स्पर्मेटोगोनिया जो बना है ना, स्पर्मेटोगोनिया भोज्य पदार्थ को संग्रहित करके एकत्र करके अपने आकार को वृद्धि कर लेता है। अब इन्हें प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाएगा। ठीक है,
प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहा जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया जब भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके आकार में वृद्धि होगी तो उसे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट परिपक्वन प्रवस्था। इस प्रवस्था में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, ध्यान से सुनिएगा, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट 2 बार विभाजित होती है। जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स अभी बनी हैं, है ना, वृद्धि प्रवस्था में, वह 2 बार विभाजित होती है। प्रथम विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसमें 2 अगुणित कोशिकाएं बनाती है। अगुणित कोशिकाएं अर्थात उसमें अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण अगुणित कोशिकाएं बनती है जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। कुछ समय बाद उसमें जो प्रक्रिया चलती है इसकी द्वितीयक जो परिपक्वन विभाजन होता है ना, जिसके बाद बनी जो कोशिकाएं होती हैं उसे स्पर्मेटिड कहा जाता है। इसका परिपक्वन होने के बाद उन कोशिकाओं को स्पर्मेटिड कहा जाता है। इस प्रकार परिपक्वन प्रवस्था को पूर्ण होने तक एक प्राथमिक जनन कोशिका से 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया स्पर्मेटिड का निर्माण करती है। अब हम उसके दूसरे पॉइंट को पढ़ेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वह है स्पर्मेटिड का कायांतरण, है ना, उसमें उसके अंग का निर्माण, कायांतरण। इस अवस्था में गोलाकार स्पर्मेटिड कुछ अचानक हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप पूर्ण विकसित चल शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है ना। कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जिसके कारण वह पूर्ण रूप से विकसित होकर चल शुक्राणु अर्थात जो चलनशील शुक्राणु है उसमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में स्पर्मेटिड की जो लंबाई होती है वह बढ़ने लगती है और सेंट्रोसोम, है ना, इसका जो सेंट्रोसोम होता है 2 सेंट्रियोल्स में बढ़ जाता है। ठीक है, जो सेंट्रोसोम होता है वो 2 सेंट्रियोल में बदल जाता है और इसमें से एक केंद्रक से थोड़ा दूर चला जाता है ना, जिसमें से एक केंद्रक थोड़ा सा दूर चला जाता है। पहले को समीपस्थ तथा दूसरे को दूरस्थ कहा जाता है। ठीक है, उन 2 केंद्रकों में से एक केंद्रक थोड़ा दूर चला जाने के कारण जो पहला केंद्रक है उसे समीपस्थ केंद्रक कहा जाता है तथा दूर में स्थित होने के कारण उसे दूरस्थ केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड कहता है कि दूरस्थ से ही शुक्राणुओं में कशाभिका के विकास के, है ना, कशाभिका के विकास के लिए अक्षीय तंतु निकलते हैं। शुक्राणु दूरस्थ जो केंद्रक है उसमें शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कशाभिका का विकास होता है और कशाभिका का विकास होने के कारण अक्षीय तंतु निकलते हैं जो इससे शुक्राणुओं में कशाभिका का विकास होना शुरू हो जाता है। शुक्राणु के कशाभिका अथवा पूंछ का निर्माण करते हैं, है ना। शुक्राणु में कशाभिका मुख्य रूप से उसका क्या कहेंगे हम, पूंछ का निर्माण करते हैं ना, पूंछ का निर्माण करते हैं। स्पर्मेटिड के सभी माइटोकॉन्ड्रिया दूरस्थ सेंट्रियोल के चारों तरफ समेकित होकर, जो स्पर्मेटिड में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो दूरस्थ सेंट्रियोल के चारों तरफ, है ना, उसके चारों तरफ अक्षीय तंतु पर एक आवरण बना देते हैं, है ना, उसके चारों ओर फैल जाते हैं और एक अक्षीय तंतु का निर्माण करते हैं जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है, जो शुक्राणु को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इस अवस्था को नेबेन कर्म कहा जाता है। क्या कहते हैं, नेबेन कर्म कहा जाता है। जब वह द्वितीय माइटोकॉन्ड्रिया हो दूरस्थ सेंट्रियोल के चारों ओर बिछ जाता है और अक्षीय तंतु का के ऊपर आवरण का निर्माण करता है तो वह शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है, देता है। तो उस अवस्था को, उस आवरण को नेबेन कर्म कहा जाता है। ठीक है, अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, और स्पर्मेटिड्स का जो गोल्जी काय होता है, केंद्रक के अग्रभाग पर एक टोपी के समान जैसी रचना बनाती है। केंद्रक के अग्रभाग में, है ना, एक टोपी समान रचना बनाती है जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। इसी के कारण स्पर्मेटिड का जो जल होता है, स्पर्मेटिड का जो जल होता है वह सूख जाता है इस टोप के कारण, है ना, इस एक्रोसोम के कारण, इस टोप के कारण। यह हल्का होकर पूर्ण विकसित शुक्राणु
में रूपांतरित हो जाता है। जब वह हल्का होता है तो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। स्तनियों के में जो परिपक्व शुक्राणु जनन नलिका की सर्टोली कोशिका में धंस जाती है। जो स्तनियों में परिपक्व जो शुक्राणु होता है वह शुक्राणु जनन नलिका में मौजूद जो सर्टोली कोशिका होती है उसमें धंस जाती है, उसमें चिपक जाती है, उसी से पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं शुक्राणुओं की जो संरचना होती है वो कैसे होती है। शुक्राणुओं में मुख्य रूप से जो संरचना होती है, एक परिपक्व सूक्ष्म चल पतली लगभग 5 म्यू है ना लंबी रचना है। लगभग सभी जंतुओं के शुक्राणु रचना में एक जैसे ही होता है ना। एक परिपक्व स्तनी के जो शुक्राणु होंगे वे 3 भागों में पाए जाते हैं। मुख्य पहला भाग जो होता है सिर के ऊपर है ना। शुक्राणु का जो अग्रभाग होता है उसे सिर कहा जाता है। इसकी रचना प्रायः तैरने के अनुकूल होता है ना, अर्थात इसका जो आकार होगा वह शंक्वाकार होगा, शंकु के आकार का होता है, इसलिए वह तैरने में अनुकूल होता है। सिर के अगले भाग पर एक्रोसोम नामक रचना पाई जाती है, अर्थात टोप पाई जाती है ना। गोल्जी काय की बनी होती है, जो गोल्जी काय की क्या होती है बनी होती है, जो टोप बनी होगी वो गोल्जी काय की बनी होगी, हमने ऊपर पढ़ा है अभी। यह शुक्राणु के अंडाणु भेदन में सहायता करता है ना। अंडाणु को भेदने में क्या करता है, शुक्राणु की मदद करता है। ये जो कवच बनती है, ये जो आवरण बनती है, ये जो टोप होती है वह क्या करती है, शुक्राणु को जब अंडाणु को भेदना होता है उस समय उसकी मदद करता है। सिर का जो शेष भाग होता है उसे घेरे रखता है और केंद्र के चारों तरफ कोशिका द्रव की पतली स्तर पाई जाती है ना। मुख्य केंद्र जो होती है उसके चारों तरफ, मुख्य केंद्र के चारों तरफ कोशिका द्रव्य की एक पतली झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, पतली झिल्ली पाई जाती है और केंद्रक के पश्च भाग में समीपस्थ सेंट्रियोल पाया जाता है। मुख्य पश्च भाग में जो समीपस्थ अर्थात उसके नज़दीक में क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल पाया जाता है, जो निषेचित अंडाणु के विभाजन को शुरू कर देता है। यह जो सेंट्रियोल होता है वह निषेचित जो अंडाणु होता है उसमें विभाजन शुरू करने का काम करता है। दूसरा जो पॉइंट वह मध्य भाग है। मध्य भाग यह सिर के ठीक पीछे भाग पाया जाता है ना, सिर के ठीक पीछे भाग में पाया जाता है, जिसमें दूरस्थ सेंट्रियोल फ्लैजिलन के आधारीय काय का निर्माण करता है ना। अर्थात जो हमारे शुक्राणु है उसका आधारीय भाग का निर्माण करता है। इसमें स्थित जो अक्षीय तंतु होते हैं उसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया का आवरण पाया जाता है। जो अक्षीय तंतु पाया जाता है उसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया का आवरण मौजूद होता है और जो शुक्राणु के प्रजनन में लगने वाली ऊर्जा को फ्लैजिलम को दे देता है ना। जो शुक्राणु के प्रचलन में जो ऊर्जा इन्वेस्ट होती है ना, ऊर्जा जो पाई जाती है उसे फ्लैजिलम को प्रदान कर देता है। ठीक है ना। मध्य भाग के चारों ओर जीवद्रव्य का एक पतला आवरण पाया जाता है ना। हमने ऊपर पढ़ा कि ऊपर में सिर में पढ़ा कि केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य का आवरण पाया जाता है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा, मध्य भाग के चारों ओर जीवद्रव्य का आवरण पाया जाता है। ठीक है, मध्य भाग के चारों ओर जीवद्रव्य का आवरण पाया जाता है। ठीक, अगला जो हमारा पॉइंट है वह क्या है, पूंछ। अगला हमारा पॉइंट क्या है, पूंछ। किस प्रकार से है देखिए कि यह जो शुक्राणु के सबसे पिछला भाग है लंबा तथा पतला भाग होता है, जिसकी सहायता से शुक्राणु प्रचलन करते हैं। चलने की जो सहायता है वह पूंछ की मदद से होती है। इसके मध्य में अक्षीय तंतु पाया जाता है। इसके बीचों बीच अक्षीय तंतु बने होते हैं। हमने मध्य में पढ़ा है अभी, मध्य भाग में अक्षीय तंतु माइटोकॉन्ड्रिया के आवरण से घिरे होते हैं है ना, जिसके चारों तरफ एकदम अग्रभाग में माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन शेष भाग में कोशिका द्रव्य का एक आच्छादन अर्थात एक आवरण पाया जाता है। ठीक है, अग्रभाग में हमने ऊपर पढ़ा है कि सिर के बल में क्या होता है, एक आवरण पाया जाता है ना। उस तरीके से इसमें भी क्या हो गया, आवरण पाया जाएगा। और इसके पश्च भाग के अक्षीय जो है ना, अक्षीय तंतु के चारों तरफ कोई आवरण मौजूद नहीं होता। अर्थात जो अक्षीय तंतु होगा, जो पूंछ के भाग होगा, उसमें कोई ऐसा आवरण मौजूद नहीं होता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं वह परिपक्व
शुक्राणु की है ना, परिपक्व शुक्राणु की डायग्राम में हम जो अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं अंडाणु जनन के बारे में। तो अंडाशय की जो जनन कोशिकाएं होती हैं, है ना, अंडाशय की जो जनन कोशिकाएं होती हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है अंडाणु जनन कहलाती है। अर्धसूत्री विभाजन से होने वाली जो प्रक्रिया से अंडाणु का निर्माण होता है उसे अंडाणु जनन कहा जाता है। यह क्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है। अंडाणु बनाने की जो प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक होती है। मादा की भ्रूणीय जो अवस्था होती है उसमें शुरू हो जाती है और 40 से लेकर 45 वर्ष की उम्र तक यह चलती है। कभी कभी 55 साल तक की उम्र तक भी चली जाती है। मादा में 1 महीने में केवल एक बार अंडाणु परिपक्व रूप से बनता है। अगर एक पहले माह में बाएं अंडाशय का जो होगा अंडाणु परिपक्व हुआ तो दूसरे माह में दाहिने ओर के अंडाणु का परिपक्व होना निश्चित होता है। अगर पहले माह में बाएं ओर का अंडाशय का अंडाणु अगर परिपक्व है तो अगले उसके दूसरे माह में दाहिने ओर के अंडाशय के अंडाणु परिपक्व होंगे, है ना, परिपक्व होंगे। और मादा में जो अंडाणु होगा, है ना, मादा में अंडाणु निर्माण जो होगा ऋतुस्राव चक्र से संबंधित होता है। अंडाणु जब निर्माण होगा तो ऋतुस्राव होता है। अंडाणु जनन में निम्नलिखित 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला है प्रोलिफरेशन प्रावस्था, है ना, प्रोलिफरेशन प्रावस्था। यह अवस्था जो होती है उस समय होती है जब मादा फीटस अर्थात माँ के गर्भ में लगभग 6 माह की होती है ना। माँ गर्भ में 6 माह की जब होती है उस समय होती है। इस अवस्था में अंडाशय के जनन स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं, है ना, अंडाशय की जनन स्तर की जो कोशिका मौजूद होती है विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में प्रवेश करती है। कोशिका गुच्छा का एक निर्माण करती है। जब वह अंडाशय की गुहा में प्रवेश करके कोशिकाओं का एक गुच्छा बना लेती है जिसे पुट्टिका कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? पुट्टिका कहा जाता है। ठीक है। जनन स्तर की जो कोशिकाएं होंगी वह विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में मौजूद हो जाते हैं और वहाँ कोशिका गुच्छा बना लेते हैं कोशिकाओं का, तो उसे क्या कहा जाता है? पुट्टिका कहा जाता है। इस पुट्टिका की एक कोशिका इसी प्रावस्था में थोड़ी बड़ी हो जाती है ना। इस पुट्टिका में एक ऐसी कोशिका होती है जो इस अवस्था चलती रहती है उसमें थोड़ी बड़ी हो जाती है जिसे क्या कहा जाता है? उगोनियम कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं जी? उगोनियम कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो इसका पॉइंट है वह वृद्धि प्रावस्था। यह अवस्था की जब, है ना, जब मादा गर्भ में रहती है तभी पूरा हो जाता है ना। इस अवस्था में उगोनियम आकार में बड़ी होती है। भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के कारण वह अपने आकार को वृद्धि कर लेती है। जब इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक oocyte के नाम से जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक oocyte के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, प्राथमिक oocyte के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा वह परिपक्वन प्रावस्था है। परिपक्वन प्रावस्था देखिए, दोनों का जो डायग्राम है ऐसा लगता है कि सेम टू सेम बना हुआ है ना। दोनों का जो डायग्राम है वो कैसा लगता है? दोनों का सेम नज़र आता है हमको, है ना। तो आप थोड़ा इसमें अंतर है, ठीक ना। तो परिपक्वन प्रावस्था, यह प्रावस्था मादा में 11 से लेकर 13 वर्ष की उम्र से लगभग 45 उम्र तक चलती रहती है। प्रावस्था जो होती है परिपक्व होने की, इस अवस्था में प्राथमिक oocyte, हमने अभी पढ़ा, प्राथमिक oocyte बनती है ना वृद्धि प्रावस्था में। तो प्राथमिक oocyte 2 विभाजन होता है। प्राथमिक oocyte में 2 विभाजन होता है। आप ध्यान से देखते हैं 2 विभाजन होता है। ठीक है, प्राथमिक oocyte में कितने विभाजन? 2 विभाजन होता है। यह परिपक्व अंडाणु में परिवर्तन होता है ना। जिससे जो परिपक्व अंडाणु होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। इस प्रावस्था का पहला जो विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे वे एक एक बनाते हैं, है ना। अर्धसूत्री विभाजन होता है और यह विभाजन उस समय होता है जब प्राथमिक oocyte डिंब पुट्टिका के अंदर होता है। जब यह विभाजन होता है तो कब विभाजन होता है? ये जब ये डिंब पुट्टिका के अंदर मौजूद होता है। इस विभाजन के कारण 2 असमान कोशिकाएं बनती हैं। असमान कोशिकाएं अगुणित कोशिकाएं बनती है और बड़ी कोशिका द्वितीयक oocyte कहलाती है। द्वितीयक oocyte कहलाती है तथा छोटी कोशिका प्राथमिक ध्रुवीय काय कहलाती
है। ध्यान से सुनिएगा कि जो बड़ी कोशिका होगी वह द्वितीयक oocyte के नाम से जानी जाएगी, लेकिन जो छोटी कोशिका होगी उसे क्या प्राथमिक ध्रुवीय काय के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे है ना, ये डायग्राम बनी हुई है, तो इसमें आप देखते जाइए। अब क्या कहता है कि द्वितीयक परिपक्वन विभाजन अंडोत्सर्ग के बाद होता है। द्वितीयन जो परिपक्वन विभाजन होगा, दूसरा परिपक्व विभाजन जब होगा तो वह अंडोत्सर्ग के बाद होगा, है ना, पहले नहीं होगा। द्वितीयक जब विभाजन होगा, परिपक्व विभाजन, तो अंडोत्सर्ग के बाद होगा, जिसमें द्वितीयक oocyte असमान रूप से विभाजित होकर, है ना, जब वह दूसरा विभाजन होता है तो द्वितीयक oocyte असमान रूप से, है ना, अर्धसूत्रीय विभाजन करके होकर एक बड़ी कोशिका बनाती है जिसे अंडाणु कहा जाता है, और जो छोटी कोशिका बनाती है द्वितीयक ध्रुवीय काय कहा जाता है ना, द्वितीयक ध्रुवीय काय कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक ध्रुवीय काय कहा जाता है। सभी जो ध्रुवीय काय होते हैं वह विलुप्त हो जाते हैं, है ना, नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी जो प्रथम ध्रुवीय काय विभाजित हो जाता है। हमने कहा कि जो द्वितीय ध्रुवीय काय होते हैं जो बनते हैं वह विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रथम ध्रुवीय काय जो होते हैं विभाजित होकर दो और द्वितीयक ध्रुवीय काय बना लेते हैं, है ना। जो प्रथम ध्रुवीय काय है वह फिर से विभाजन होकर द्वितीयक ध्रुवीय काय का निर्माण कर लेता है ना, दो और द्वितीयक ध्रुवीय काय का निर्माण करता है। इस प्रकार कुल 3 ध्रुवीय काय बन जाते हैं। ऐसे इसलिए होता है कि अंडाणु का जो पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल सके, है ना, जब ये द्वितीयक ध्रुवीय काय से तृतीयक ध्रुवीय काय का निर्माण करते हैं तो वे अंडाणु को पर्याप्त रूप से पोषण प्रदान करते हैं। द्वितीयक परिपक्वन विभाजन निषेचन के थोड़े ही पहले अंडवाहिनी में हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वह अंडाणु की संरचना हम पढ़ने वाले हैं। अंडाणु की संरचना किस प्रकार से होती है, तो मनुष्य का जो अंडाणु होता है वो दूसरे स्तनियों के समान ही गोल तथा अचल होती है ना, चलन नहीं कर पाती, उसमें अचल होती है, वह गोल होती है तथा इसके योक नहीं पाया जाता, इसमें योक मौजूद नहीं होता, है ना, योक मौजूद नहीं होता, बल्कि इसके अंदर कोशिका द्रव्य बहुत अधिक मात्रा में भरा होता है। उसके अलावा, है ना, योक के अलावा क्या भरा रहता है इसमें कोशिका द्रव्य भरा होता है, वो योक मौजूद नहीं होता इसमें। इसलिए कोशिका द्रव्य के मध्य में एक अगुणित केंद्रक मौजूद होता है, कोशिका द्रव्य के मध्य में एक अगुणित केंद्रक मौजूद होता है। ठीक है, और पूरा अंडाणु एक स्त्रावी पारदर्शी अकोशिकीय झिल्ली से घिरा रहता है। जो अंडाणु होगा स्त्रावी पारदर्शक अकोशिकीय झिल्ली, है ना, पारदर्शक होगा वो झिल्ली और अकोशिकीय होगा, है ना, जिसमें कोशिकाएं मौजूद नहीं होगी, जिसे जोना पेलिशुडा कहा जाता है। जब अंडाणु स्त्रावी पारदर्शक और अकोशिकीय झिल्ली से घिरा रहता है तो उसे जोना पेलिशुडा कहा जाता है। इस झिल्ली के चारों तरफ पुट्टिका कोशिका मौजूद होती है, इस झिल्ली के चारों तरफ पुट्टिका कोशिकाएं मौजूद होती हैं और अनियमित रूप से स्थित होते हैं। इस स्तर को कोरोना रेडिएटा कहा जाता है, कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। ठीक है, अब कोरोना रेडिएटा स्तर की जो कोशिकाएं होंगी अंडोत्सर्ग के समय अंडाणु के चारों तरफ स्थित होती हैं। इस स्तर की जो कोशिकाएं होंगे अंडोत्सर्ग के समय अंडाणु के चारों तरफ मौजूद होते हैं। ठीक है, अंडाणु के चारों तरफ मौजूद होते हैं, धीरे धीरे निषेचन के समय तक विलुप्त हो जाते हैं, है ना, ये लास्ट में क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं।